नमस्कार। एक पॉलिटिकल सटारिस्ट और लास्ट वीक टुनाइट नाम के शो के होस्ट जॉन ऑलिवर का एक नया वीडियो आया है। इस वीडियो में वो बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। ये वीडियो अभी यूट्यूब इंडिया पे ट्रेंडिंग पेज पर है। अगर आप मुझसे कहो कि इस वीडियो को एक लाइन में रिव्यू करो तो इसी वीडियो में जॉन ऑलिवर की ये लाइन एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी वीडियो के बारे में और पॉइंट बाय पॉइंट डिसमेंटल करूंगा जॉन ऑलिवर की वो सारी बातें जो उन्होंने एज ए फैक्ट अपने वीडियो में दिखाई हैं। जॉन ऑलिवर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हर उस टिपिकल विदेशी की तरह जिसे इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता बट वो नॉलेजेबल लगने की कोशिश करता है। वो बात करते हैं ताजमहल की, गांधी की, नरेंद्र मोदी कैसे लोगों को हक करते हैं इसकी, और इन सब की बात करते करते बड़ा इनॉक्यूअस सा दिखते हैं। इसके बाद वो नरेंद्र मोदी की तारीफें भी करते हैं। As a populist, and since becoming Prime Minister has taken one big swing after another, often with the goal of improving the lives of the poor. And he's had some success there. He's delivered new cooking gas connections to 72 million poor families, and he fulfilled a campaign promise to build over 110 million toilets, which is a big deal. That addressed a major public health hazard. मगर वो इसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन की स्कीम जो कि सिर्फ 4 घंटे देकर कई सारे नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया गया था वो एक स्टूपिड स्कीम थी। इस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूं कि इन द हाइंडसाइट डिमोनेटाइजेशन की स्कीम कंप्लीटली एक फेलियर रही और एक बड़ा डिजास्टर साबित हुई। मगर ये कहना कि वो स्कीम शुरुआत से स्टूपिड थी, ये स्टेटमेंट एक बड़ा स्टूपिड स्टेटमेंट होगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जब वो स्कीम लागू की गई थी तब ये कहा था कि ये बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है। जॉन ऑलिवर अपना गियर शिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज स्टेडली एस्केलेटिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज और इसीलिए लोग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स ने एक बस जला दी, मगर उसको ये इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। Yeah, and burnt out buses generally aren't a sign that people are happy with you. It's the gesture that says, you suck so hard, I don't even care how I get home. अगर जॉन ऑलिवर थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड होते तो वो ये कमेंट ना करते, क्योंकि जिस दिन ये बस जलाई गई उसके बाद की रिपोर्ट्स जो सामने आई उससे पता चला इस तरह के दंगों और बसों को जलाने के पीछे ऑपोजिशन के लीडर और उस एरिया के गुंडे गिरफ्तार किए गए। ये काम किसी आम जनता, कॉमन पब्लिक का नहीं था। His charisma is such that he somehow evades public anger sticking to him, which is a very dangerous superpower. अब ये कहना कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल लेंस व्यू है, क्योंकि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में खुद बताया है नरेंद्र मोदी ने कई सारी अच्छी अच्छी स्कीम लागू करी थी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, और वही एक रीजन है कि वो पॉपुलर है और इसीलिए वो 2 बारी बड़ी मेजोरिटी से जीत कर आए। Throughout his career, Modi's party, the BJP, has served as the political arm of a hardcore Hindu nationalist paramilitary group, the RSS. And I know that I've just thrown a lot of letters at you there, but if there is one thing that I'd really like you to know about the RSS and by extension Modi's party, it is this. The RSS was formed in 1925 by Keshav Baliram Hedgewar with the purpose of creating a Hindu unity. Early leaders such as MS Golwalkar admired Adolf Hitler and the Nazi movement for steps taken to ensure, quote, the purity of the race and its culture. That is true. The founders of the RSS admired Hitler for ensuring the purity of the race, which is just not a chill thing to admire Hitler for. जो क्लिप जॉन ऑलिवर ने प्ले करी वो बताती है कि आरएसएस के फाउंडर हेडगेवार थे, और उस क्लिप में जिस कोट का जिक्र हुआ है वो गुरु गोलवलकर की किताब से लिया गया है जो 1938 में लिखी गई थी। नाउ नोटिस वन थिंग, जॉन ऑलिवर कहते हैं कि आरएसएस के बारे में मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। वो आरएसएस को अपनी ऑडियंस से पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आरएसएस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो उसके एक मेंबर की किताब का एक कोट प्रेजेंट करते हैं और ये कहते हैं यही आरएसएस की भी आइडियोलॉजी है। फिर कहते हैं क्योंकि बीजेपी से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए उसकी भी आइडियोलॉजी यही है, और क्योंकि बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी हैं तो उनकी भी आइडियोलॉजी वही है। वो आइडियोलॉजी कौन सी? जो 1938 की किताब में एक कोट लिखा गया था। रही बात किसी एक कोट से किसी इंसान को जज करने की, तो गांधी, जिनका नाम इन्होंने अपनी वीडियो में कई बार लिया, उनके बारे में संविधान का निर्माता कहे जाने वाले B.R. अम्बेडकर के थॉट्स ये थे कि गांधी को बहुत सारे लोग पूजते हैं, वो उनको देवता तुल्य मानते हैं, मगर अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी ने उन्हें अपने असली विषैले दांत दिखाए थे और वो गांधी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। अब एक कोट से अगर आपको जज करना है तो करते रहिए आप जज गांधी और अम्बेडकर को। And unfortunately, Modi himself was right at the center of one of those eruptions. In 2002, violent riots broke out along sectarian lines across Gujarat, killing more than 1,000 people, mostly Muslims. Modi oversaw all of this as head of the state and is blamed for doing nothing to stop the violence.
2002 के राइट्स के बारे में जॉन ओलिवर जो नहीं बताते वो ये है कि नरेंद्र मोदी को उस समय सीएम बने हुए कुल 6-8 महीने हुए थे और वो पहली बार उस राज्य के सीएम बने थे। Over the years, Modi has offered at most tepid apologies for his actions back then, once even walking out of an interview when asked if he regretted that the killings happened, which is just not okay. जिस इंटरव्यू का जिक्र यहाँ पर हो रहा है वो करण थापर का इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू 2002 के काफी समय बाद दिया गया। जब ये लिया गया उसके बाद गुजरात में अगले इलेक्शंस होने वाले थे और इस इंटरव्यू में करण थापर बार बार नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि आप रिग्रेट एक्सप्रेस करो 2002 के लिए, रिग्रेट एक्सप्रेस करो। वो कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और मैं इसके बारे में तमाम बारी बात बोल चुका हूं, आप और विषयों के बारे में बात करें। मगर करण थापर नहीं मानते हैं। अगर आपको यह जानना है कि करण थापर कौन है, किस तरह से वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, तो न्यूज लॉन्ड्री में उनके 2 इंटरव्यू हैं जो कि न्यूज लॉन्ड्री के एक फाउंडर ने लिए थे। ये इंटरव्यू आपको करण थापर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Targeted them. For instance, when it came time for Modi and his party to appoint a chief minister of Uttar Pradesh, a state that's home to 200 million people, they chose Yogi Adityanath. यहां पर चॉइस ऑफ वर्ड देखिए। जॉन ओलिवर कहते हैं he was appointed. योगी आदित्यनाथ was elected and that is how Indian electorate works. ये बात जॉन ओलिवर को बखूबी पता है क्योंकि उन्होंने तो पीएम के बारे में बताया कि 2-2 बार वो इलेक्ट हुए, मगर सीएम अपॉइंट हुए ये कहना ये दिखाने की कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ wasn't elected by the public but it was a work of बीजेपी, क्योंकि उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ की कई सारी हेट स्पीच चलाते हैं और वो हेट स्पीच आई टोटली अग्री इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। मगर टू गिव इट अ स्पिन एंड से कि ये योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपॉइंट किया था क्योंकि वो हेट स्पीच देते हैं इज नॉट ट्रू। इलेक्शन के पहले लिखे गए कई सारे आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा था दैट योगी आदित्यनाथ वाज one of the prime faces for the race of CM of the state. Modi and his party are now actively trying to erase whole sections of India's history. Nehru, for instance, has been edited out of some history textbooks altogether. Now this is not totally true, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में थी तब उन्होंने वीर सावरकर का एक चैप्टर ऐड करा था और नेहरू के चैप्टर्स में से कहते हैं कि कुछ लाइनें कम करवाई थी। जब कांग्रेस की सरकार स्टेट में वापस आई तो उन्होंने महाराणा प्रताप के चैप्टर को एडिट करा, वीर सावरकर के पहले का वीर हटा दिया, मगर नेहरू के बारे में कुछ ऐड नहीं करा। अब यहां से एक सेंस बनता है कि या तो नेहरू के बारे में बहुत कुछ कंटेंट हटाया नहीं गया होगा या तो जो भी कंटेंट हटाया गया था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अदरवाइज जो कांग्रेस वीर सावरकर के पहले वीर हटा सकती है और महाराणा प्रताप के चैप्टर को एडिट कर सकती है, वो नेहरू के बारे में भी कंटेंट ऐड करवा सकती थी। And what has been added to the curriculum is pretty eye-catching. In June 2014, the Gujarat government introduced a set of 10 textbooks for primary schools. Most lessons revolve around the idea of Indian supremacy. For example, on page 22 of a book called Prernadeep 3, there's a very interesting story about how God created the world. He was making bread and he took it out of the oven too early, and that's how white people were created. The second time round, he left it in the oven too long, and that's how Negroes were born. The book uses the word Negro. And then the last time round, he learned from his 2 previous mistakes and took the bread out just in time, and that's how Indians were created. There is one key fact here. जॉन ओलिवर बिना राजस्थान का नाम लिए ये बताते हैं कि क्या क्या करिकुलम से हटाया गया और उसके बाद वो नाम लेकर कहते हैं कि गुजरात के करिकुलम में ये ऐड किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एक ही जगह, एक साथ, एक ही स्टेट या पूरी इंडिया में हो रही हैं। जिन लोगों को इंडिया के बारे में नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि कैसे कैसे करिकुलम चलता है, उन्हें तो लगेगा कि पूरी इंडिया में इस तरह का करिकुलम है जहां से नेहरू की बातें हटा के इस तरह की किताबें ऐड की गई। इसके अलावा भी गुजरात की इस वाली करिकुलम के बारे में जो बातें इन्होंने नहीं बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज का ये जिक्र कर रहे हैं वो किताबें दीनानाथ बत्रा ने लिखी हैं। इन किताबों को गुजरात के सारे स्कूलों में फ्री में बंटवाया गया था एज ए सप्लीमेंट्री बुक्स। अब ये दीनानाथ बत्रा ने जो किताबें लिखी उसमें जो रोटी वाली चीज का जिक्र होता है वो एज ए एनेक्डोट वहां पर लिखी हुई है। कहते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन श्वेत और अश्वेत लोगों के साथ एक टेबल पर खाना खा रहे थे, तब उन्होंने इस तरह की बात बोली थी। अब दीनानाथ बत्रा की बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, बात कहीं पर लिखी नहीं, कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुई है। मगर जॉन ओलिवर ने सारी डिटेल यहाँ पर मिस करी। उन्होंने मिस करा कि ये सप्लीमेंट्री बुक्स है, उन्होंने मिस करा कि ये फ्री में सब प्रोवाइड की गई है, उन्होंने मिस करा कि ये जो पूरा इंसिडेंट है वो एज एन एनेक्डोट वहां पर लिखा हुआ है और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीनानाथ बत्रा कई सारे लोगों के निशाने में इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने वेंडी डोनिगर की एक किताब हिंदूज द अल्टरनेट हिस्ट्री को बैन करवाया था इंडिया में। उस किताब में कई सारी अनशंट चीजें लिखी हुई थी हिंदुइज्म के बारे में। वो किताब पेंगुइन ने पब्लिश करी। पेंगुइन ने दीनानाथ बत्रा के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ये कहा कि हम इस किताब की बिक्री पर तुरंत रोक लगा देंगे। The NRC kicks everyone who's undocumented off the citizenship rolls, and the CAB lets everyone back on except Muslims.
दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन सोल्ड इन बल्क। ये कहना कि जितने हिंदूज एनआरसी से बाहर होंगे सबको सीए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी, सिर्फ मुस्लिम्स रह जाएंगे, ये फंडामेंटली फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। अब अव्वल तो ये कि एनआरसी पूरी कंट्री में अभी लगी नहीं है। फर्ज कीजिए कि लग जाती है, एनआरसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं आप नहीं दिखा पाते, तो आपको सीएए में फायदा लेने के लिए, चाहे आप हिंदू भी हो, आपको ये बताना, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हो, 2014 के पहले एंटर किया है आपने इस कंट्री में। और अगर आप एनआरसी के जरिए एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो, तो ये अज्यूम करना कि आप सीए के लिए ये सब कुछ प्रूव कर पाओगे, ये अज्यूम करना ही अब्सर्ड लगता है। इन रियल लाइफ तो ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। और इस तरह का कंपैरिजन जॉन ओलिवर करके दिखाते हैं कि कैसे वो बोरा भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। Tell me, should we throw out the infiltrators or not? The infiltrators are sucking the blood of this country like parasites. Wow. Infiltrators are sucking our blood like parasites. अमित शाह का इस स्टेटमेंट इनफिल्ट्रेटर्स के बारे में है। इनफिल्ट्रेटर्स यानी इलीगल माइग्रेंट्स। The government is now building detention camps for all the illegal immigrants that they are creating. जहां तक बात रही डिटेंशन कैंप्स की, 2009 की ये रिपोर्ट है, 262 people were sent to detention camps. 3 detention camps were built in Assam at that point of time. ये डिटेंशन कैंप्स हमेशा से इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए बनाए गए थे। ये पहले भी बनते रहे थे और अभी भी बन रहे हैं, मगर अभी इस तरह से सीए एनआरसी की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके साथ इसको मिक्स करके शेयर करने पे ऐसा लगता है जैसे आपने दाल के ऊपर गार्निश कर दिया हो। वैसे ये पूरा का पूरा पैकेज है जो मिस इन्फॉर्मेशन और एक फियर मॉन्गरिंग के लिए शेयर किया जाता है, और वही काम जॉन ओलिवर ने भी किया। The only glimmer of hope here is that for perhaps the first time in Modi's whole career, his actions are creating a massive and sustained backlash. Even as Trump shows up to hail him for uniting India, the protests against him are very much ongoing. जिस मैसिव आउटरीच को एक ग्लिमर ऑफ होप बताते हैं और ये कहते हैं कि ट्रंप के आने के समय भी वो आउटरीच चल रही है, उस आउटरीच ने हमारे एक हेड कांस्टेबल की जान ले ली है। 10 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, पथराव हो रहा है, पेट्रोल बम चल रहे हैं, पेट्रोल पंप्स को जलाया जा रहा है। अगर ये आपके लिए ग्लिमर ऑफ होप है तो जॉन ओलिवर, मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिया के बारे में कुछ भी पता है। So when it comes to the values of secularism given by the India, when it comes to the ideas of foundations of India, then no matter what I should be in that, I should preserve the constitutional values, which is the utmost priority than any other thing. Exactly. And that is genuinely inspiring. ये इंस्पायरिंग है, ये इंस्पायरिंग नहीं, ये एक मिस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और आर्टिकल 14 की ये बात करते हैं सीएए का अपोज करने के लिए, वही आर्टिकल 14 ये कहता है कि गवर्नमेंट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया रख सकती है, यानी कि रीजनेबली क्लासिफाई कर सकती है उन कमजोर लोगों की मदद करने के लिए जो कि सोसाइटी में दबे कुचले हैं, ताकि उन्हें इक्वल लाया जा सके। ये आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वलिटी के इसी प्रोविजन की वजह से तमाम सारे माइनॉरिटीज को इंडिया में आरक्षण मिलता है, और इसी प्रोविजन का यूज करके इंडियन गवर्नमेंट नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज से जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको सिटीजनशिप देने के लिए ईजी कर रही है। अब ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है और आपको ऐसा लगता है तो एक मिस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, ये कहीं से भी इंस्पायरिंग नहीं है। Because India, home of this enduring symbol of love, frankly deserves a lot more than this temporary symbol of hate. Enduring symbol of love, बहुत सारे लोग ताजमहल को इसी तरह से याद रखना चाहते हैं, मगर ताजमहल जिस पति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, वो पत्नी उसके 14वें बच्चे को जन्म देते समय मरी थी। ताजमहल जिस समय बनाया गया था उस समय इसी देश के एक हिस्से में भयंकर भूखमरी की समस्या थी, और वो भी मुगलों के अंडर आता था। ताजमहल पर करोड़ों रुपए के बराबर सोना चांदी खर्च करके इन्होंने पत्थर मंगवाए, ताजमहल बनवाए, और तमाम सारे लोगों को बदमाश मजदूरों की तरह लगाया वहां पर काम। मुगल काल के दौरान नॉर्मल लोगों को ताजमहल के अंदर जाने की परमिशन भी नहीं थी, तो ये कोई टूरिस्ट स्पॉट की तरह उन्होंने नहीं बनाया, ना कोई विजनरी आइडिया था कि आगे जाके यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। और ये सारी चीज़ों को अगर आप एंड्योरिंग सिंबल ऑफ लव मानते हो तो आई थिंक देयर इज fundamental flaw in your understanding about the history of India, and this country doesn't need your highly misleading and propagandist opinions. ये था मेरा पूरा वीडियो जॉन ओलिवर के एपिसोड के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखना ना भूलें। अगर ऐसे आपको और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन और इंस्टामोजो पे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।